नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग सेमेंस चैलेंज। सेमेन बेसिकली एक इंसान का नाम था। क्या चैलेंज था उनके प्रति, उनको क्या चैलेंज मिला हुआ था भाई, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखा जाए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 1890 सुरॉन टिको सेमिन, पूरा नाम इनका क्या है, सुरॉन टिको सेमिन ऑफ रेन्यूबल टंग विलेज, गांव का नाम है ये, रेन्यूबल टंग विलेज, ये गांव का नाम है। इस गांव में ही ये इंसान रहता था, ठीक है, सुरॉन टिको सेमिन, तो गांव का नाम ये हो गया। इस गांव में सेमिन रहा करता था। बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे डच जो रूल वहां पे कर रहे थे ना, उसके बारे में बात हो रहा है। ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, कहने का मतलब, अब एक बार आप इसको पढ़ो तो समझ में आएगा। अराउंड 1890 शिरोन टिको सेमिन ऑफ रेन्यूबल टंग विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब 1890 के आसपास से इस इंसान ने आवाज उठाना स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, डच के खिलाफ। और आवाज वो भी किस चीज को लेकर, कि आप इस जंगल का मालिक कैसे बन गए, जबकि आपका तो ये घर भी नहीं है, आप इस जंगल के कैसे मालिक बन गए भाई। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट, मतलब कि डच के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, कि ही आर्ग्यूड दैट द डच हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट। इनका कहना यह था, इस इंसान का कहना यह था कि आप लोगों ने ना ही हवा बनाया है, ना ही पानी, ना ही धरती, ना ही लकड़ी, आपने कुछ नहीं बनाया, तो फिर इन सभी पे आपका अधिकार कैसे हो सकता है। इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका मालिक अपने आप को कैसे बता रहे हैं। तो इनका कहना भी सही था भाई, इस इंसान का कहना बड़ा सही था। वेरी सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड बाय 1907, अबाउट 3000 फैमिलीज वेयर फॉलोइंग हिज आइडियाज। समय जैसे जैसे बीता, वैसे वैसे इनका पॉपुलैरिटी पूरे गली मोहल्ले में, अपने गांव में, पूरे जावा में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। लोगों को लगने लग गया कि चलो एक आदमी तो ऐसा आया हमारे सामने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, चलो उनका साथ दिया जाए। तो लोगों ने ऐसा सोचा, और 1907 होते होते तक लगभग 3000 फैमिली इनके साथ जुड़ गए। 3000 लोग नहीं, 3000 फैमिली, और एक फैमिली में मिनिमम कितना, 4 आदमी तो होता ही है ना। तो कहने का मतलब हजारों की संख्या में इनके साथ लोग जुड़ गए, इनको फॉलो करने लग गए, मतलब इनके लोग दीवाने हो गए। सम ऑफ देम प्रोटेस्टेड बाय लेइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। वाइड वाइल यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे वाइट नहीं होगा, यहाँ पे कट करके इसको वाइल कर लीजिएगा। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स टू परफॉर्म लेबर। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया डच के खिलाफ। ये लोग अपने ज़मीन पे ही लेट जाते थे जब डच के लोग ज़मीन को सर्वे करने के लिए आते थे, मतलब ये नापने के लिए कि ज़मीन किसके पास कितना है, ये लोग ज़मीन पे ही लेट जाते थे। लेटने का मतलब ये था कि ये लोग सर्वे करने देना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब हो गया कि ये लोग डच को अपना काम करने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ज़मीन हमारा है भाई, तो आप कैसे सर्वे कर सकते हैं, आप कैसे इसके ऊपर आ सकते हैं। तो लेट जमीन पर लेटने का मतलब हुआ, तरीके से लोग प्रोटेस्ट का इनका तरीका था, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो जो लैंड का जो रेंट लगता था, जमीन का जो रेंट लगता था, उनको देने से ही मना कर दिया, बोला कि नहीं भैया अब कोई रेंट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक के बहुत सारे लोग जो फ्री में काम करते थे डच के लिए, उन्होंने भी मना कर दिया, बोला कि नहीं अब फ्री में आपका काम नहीं करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुरॉन टिको सेमिन जो थे, जब ये सामने आए तो बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और इनका कहना भी सही था, ठीक है। इनसे इनकरेज होकर, इनसे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा लिया, ठीक है। कुछ लोगों ने तो टैक्स देने से भी मना कर दिया, कुछ लोगों ने तो जो फ्री में काम करते थे उन्होंने बोला कि नहीं अब फ्री में काम नहीं करेंगे। तो जिसको जैसा लगा उन्होंने वैसा प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वार एंड डिफॉरेस्टेशन, लड़ाई और पेड़ का बड़े लेवल पे कटना। इन्हीं के बारे में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा, हमारे इस पृथ्वी पर अभी फिलहाल 2 ही ऐसा युद्ध हुआ है जो बहुत ही भयंकर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 2 ऐसा लड़ाई था जिसके वजह से जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। समझ में आ रही है बात, बहुत भयंकर तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में
जंगलों को नुकसान पहुंचा था भयंकर तरीके से। इंडिया का बात करें तो इन इंडिया द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली टू मीट द ब्रिटिश वॉर नीड्स। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में जब लड़ाई ये सब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब पेड़ को बहुत ही भारी मात्रा में काटा गया था ताकि जो वॉर में लकड़ियों का इस्तेमाल होगा उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया सर लड़ाई में लकड़ी का क्या काम है? ना, बिल्कुल काम है। जैसे लड़ाई में जो सिपाही है, जो लड़ रहे हैं, उनको आप खाना बना के किस पे दोगे? लकड़ी पे दोगे ना। और उस समय पे गैस वैस ऐसा कुछ चीज़ नहीं था, ध्यान रखिएगा। और यदि था भी तो उतने बड़े लेवल पे नहीं था। समझ आ रही है बात? तो लकड़ी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल शरीर को गर्म करने के लिए आग जला के। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918, 4 साल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945, ये 6 साल। सोचो तो 6 साल में तो कई बार जाड़ा आया होगा, विंटर तो आया ही होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लकड़ी का जरूरत था वो इंडिया से पेड़ को काट के पूरा किया गया। तो सोचो किस लेवल पे पेड़ों को काटा गया होगा, भयंकर तरीके से काटा गया। जावा के बारे में बात करें तो इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड जावा द डच बर्न्ड ह्यूज teak logs so that they would not fall into Japanese hands। देखो यहाँ पे कितना खतरनाक बात कहा गया है। डच के बाद जावा पे कंट्रोल होने वाला था किसका पता है? जापानीज लोगों का। समझेगा ध्यान से, इसमें कितना इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। मतलब जावा में अभी फिलहाल कब्जा किसका था? डच का। डच के बाद वहां पे कब्जा किसके होने वाला था? जापान के लोगों का होने वाला था, क्योंकि उन्होंने हमला कर दिया था उसके ऊपर। और लगभग डच के लोगों को ये समझ में आ गया था कि जापान वाला हमको हरा देगा और जावा को अपने कब्जे में ले लेगा। तो डच वाला सोचा ना यार इतना भयंकर जंगल है, यदि जापान के हाथ में आ गया वो तो मालामाल हो जाएगा। तो उनके हाथ में सब जंगल ना आए, इसलिए जंगल को ही काट दो। तो उन्होंने जंगल को ही काट दिया पूरा। सोचो मतलब डच वाले लोगों ने जब तक जावा में रहा, डच वाले लोग जावा में जब तक रहे एकदम राजा बन के रहे, और जब गए तो पूरा पेड़ काट के गए। किसके डर से? जापान के लोगों के डर से कि ये लोग आएगा इतने बड़े जंगल का मालिक अपने आप बन जाएगा, इसलिए जंगलों को ही काट दो। इन्होंने भयंकर तरीके से जावा के जंगलों को काट दिया। Then the Japanese exploited the forest indiscriminately for their own war needs। और जो भी लकड़ी थोड़ा बहुत जो पेड़ पौधे बच गए उनको जापान के लोगों ने काट दिया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लड़ाई में तो वो भी शामिल था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब जो भी वॉर हुआ उसमें जापान भी कहीं ना कहीं शामिल था ही। ठीक है, तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत जावा का पेड़ बचा था उन्होंने जापान के लोगों ने भी काट दिया उनको। ठीक है, मतलब जावा का जो जंगल था लगभग साफ हो चुका था। आधा जंगल तो डच के लोगों ने काट दिया जावा का, और जो बचा जापान के लोगों ने काट दिया वार के जरूरत को पूरा करने के लिए। जापानीज स्टार्टेड फोर्सिंग विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। यहाँ तक कि जो जापानीज लोग थे जिन्होंने जावा पे कब्जा किया था बाद में डच के बाद, उन्होंने गांव के लोगों को फोर्स किया कि तुम हमारे लिए लकड़ी काटो। क्यों? क्योंकि जापान के लोगों के पास इतना पावर था ही नहीं कि इतने बड़े जंगल को वो अकेला काट सके, तो गांव का सहारा लेना ही पड़ता। उन्होंने गांव वाले लोगों से सहारा लिया और बोला कि जंगल हमारे लिए काटो। ठीक है, आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। लड़ाई के बाद इंडोनेशिया का जो फॉरेस्ट सर्विस था उन्होंने इस जमीन को दोबारा उसी रूप में नहीं, मतलब वो लोग नहीं बना पाए। जंगल जिस लेवल पे काटा गया था उस लेवल पे इन्होंने उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाया। तो आप यहाँ पे साफ ये देख पा रहे होंगे कि जावा के जंगलों को इतने भयंकर तरीके से काटा गया कि लड़ाई खत्म होने के बाद भी इसको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल था। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला टॉपिक, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में किस प्रकार का नया डेवलपमेंट, नया विकास का काम हुआ, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और इसमें हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे इंडिया को लेकर। ठीक है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स rather than collecting timber has become a more important goal for the governments of many countries। उस समय पर अलग अलग कंट्री में जिस तरीके से पेड़ पौधे कट रहे थे उस हिसाब से अब लोगों को ये लगने लगा था कि जंगलों को काटने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब जंगलों को बचाना। क्योंकि यदि इसी तरीके से जंगल कटता गया
तो आने वाले कुछ साल के अंदर ही हम लोगों को ऑक्सीजन का समस्या देखने को मिल जाएगा। तो लोगों को अब क्या करना था, जंगलों को काटने से ज़्यादा जंगलों को लगाने पे ध्यान देना था। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट का काम हुआ उस समय पे, ये पूरे कंट्री में, लगभग हर कंट्री में हुआ। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट को ये लगा कि यदि दोबारा जंगल को लगाना है, यानी कि दोबारा यदि अपने धरती को हरा भरा बनाना है, तो जो लोग जंगल से जुड़े हुए हैं या फिर जो जंगल के आसपास भी रहते हैं उनको मदद करना पड़ेगा। ओवरऑल कहा जाए तो सभी को मदद करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जंगल, मतलब हमारा जो कंट्री है या फिर जो हमारा पृथ्वी है वो दोबारा हरा भरा हो पाएगा। तो कहने का साफ मतलब यहाँ पे यह है कि हर कंट्री के सरकार ने अपने अपने लोगों से गुहार लगाया कि भैया पेड़ को काटो कम, लगाओ ज़्यादा। इसीलिए आज भी ऐसा कहा जाता है कि आप डेली पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना पेड़ लगाओगे उतना हेल्दी जीवन जियोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे। इन इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजर्स प्रोटेक्टेड देम। मिजोरम से लेकर केरला तक का यदि हम लोग बात करें, मिजोरम से लेकर केरला तक यदि आप देखेंगे एकदम लाइन बाय लाइन, तो डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना घना जंगल है। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गांव के लोगों ने जंगलों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। यदि वो लोग ध्यान नहीं देते तो जंगलों का रहना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, आगे। सम विलेजर्स हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स। कई सारे गांव के तो लोग इतने समझदार होते हैं कि गार्ड पे सारा काम ना देके वो खुद भी जाके जंगलों को एक बार घूम लेते हैं। कहने का मतलब गार्ड का काम क्या है? जंगलों को देख रेख करना। लेकिन कई बार इनको गार्ड पे भी भरोसा नहीं होता है, तो ये लोग खुद जाके जंगलों को एक बार घूम लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है ना। कहने का मतलब आदमी को खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अपना जिम्मेदारी खुद से समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा ये जंगल दोबारा सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। टुडे लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट्स आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आज के ज़माने में यदि हम लोग बात करें तो जो जंगलों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी, जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मतलब कि जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जो इन्वायरमेंट का ख्याल रखना जानते हैं, वो लोग इसके ऊपर तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आखिर जंगलों को कैसे बचाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि समय के साथ साथ हमारे सरकार का भी विचार बदल रहा है। गवर्नमेंट भी समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम, पॉलिसी लॉन्च करते रहती हैं जिससे कि जंगलों को और ख़ास करके हमारे वातावरण को बचाया जा सके। तो ओवरऑल हमको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, हम सबको, है ना। तभी जाकर ये हमारा हरा भरा धरती जीवित रहेगा, नहीं तो फिर समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा टॉपिक और ये चैप्टर भी हमारा पूरा खत्म होता है। कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।